एक बार कौवा बैठा हुआ बहुत सारे रुपए गिन रहा होता है। तभी गिलहरी वहाँ आती है और कौवे को रुपए गिनते हुए देखकर पूछती है, अरे इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? ये तुम कहाँ से लाए हो? तब कौवा कहता है, अरे ये तो मेरी बुद्धि का कमाल है। तो गिलहरी बोली, वो कैसे? तब कौवे ने कहा, ये पैसे मैंने अपनी बुद्धि से कमाए हैं। मैं अपने दोस्त कौवे के पास गया था और उससे अपनी कुछ मजबूरी बता करके ये रुपए उधार लिए और कहा कि ये रुपए मैं अब तुमको थोड़े दिनों में चुका दूंगा। उसने मुझे ये रुपए दे दिए हैं और मैं इन्हें ले आया हूँ, लेकिन मैं उसे ये रुपए चुकाने उकाने वाला नहीं। मैं उसे ये रुपए नहीं दूंगा वापस और कुछ न कुछ बहाना बना दूंगा। इस पर गिलहरी कहती है, नहीं कौवे, ये गलत बात है। तुमने अगर कर्ज लिया है तो तुमको इसको चुकाना भी पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं चुका पाए तो उसको अगले जन्म में तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसलिए ठीक यही रहेगा कि जब तुमने कर्जा लिया है तो उसको समय रहते चुका भी देना। इस बात को समझाने के लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नामक नगर में पन्ना लाल नाम का एक सेठ रहता था। वो लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। उसके पास बिलासपुर के अलावा भी दूर दूर के गांव के लोग पैसे लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते तो वह लोग मूल के साथ ब्याज के पैसे भी चुका देते थे। सेठ ब्याज पर पैसे तो देता था, लेकिन वह उसूलों का पक्का और ईमानदार आदमी था। वह समय से पहले ना तो किसी से पैसे मांगने जाता था और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करता था। इसके साथ साथ सेठ में दो गुण और भी थे। वो बहुत ही दयालु और भगवान को मानने वाला था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, इस नगर से नीला और सफेदा नाम के दो ठग गुजर रहे थे। सेठ की प्रसिद्धि उन दोनों के कानों तक भी पहुंची। वह दोनों आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार ले लें और फिर हम कुछ ऐसा करें कि हमें वो पैसा वापस ना करना पड़े। यह सोचकर उन दोनों ने एक योजना बनाई और सेठ के पास चल दिए। दोनों ठग सेठ की हवेली पहुँचे और जाकर कहा, सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल अकाल पड़ गया था। इसके कारण से हमारे यहाँ कोई फसल नहीं उगी है और हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस कारण से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें उम्मीद है कि इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है, इसलिए हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैं तुमसे पैसे लेने का कारण और तुम्हारे रहने की जगह नहीं पूछ रहा हूँ। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम कब तक पैसे वापस करोगे। सेठ की बात सुनकर एक ठग ने कहा, सेठ जी, हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है और हम आपका पैसा बहुत जल्दी वापस कर देंगे। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, उस जल्दी का कोई तो समय होगा। समय जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की समय की बात सुनकर नीला मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है, कुछ समय तो बता नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं दे पाए तो अगले जन्म में ज़रूर वापस कर देंगे। सेठ ने उसकी बात सुन कर के कहा, ठीक है, तुम अगले जन्म में मेरा कर्जा वापस कर देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये कहकर सेठ ने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिख करके इन्हें 5,000 रुपये दे दो और ये भी लिख लो कि यह पैसा ब्याज के साथ अगले जन्म में वापस करेंगे। मुनीम ने जब ये सुना तो वो अचंभित हो गया। सेठ ने मुनीम से कहा, मैंने जो कहा है वही करो। मुनीम ने उन दोनों के नाम लिख करके उनके हस्ताक्षर करवाए और उन्हें 5,000 रुपये दे दिए। दोनों ठग रुपए पाकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ को धन्यवाद देकर वहां से चले गए।
वो दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया है। उनके वहाँ से जाते ही मुनीम ने सेठ से कहा, मालिक, आप जानते हो कि वो आपको पैसा वापस करने नहीं आएंगे और इस कागज़ के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, तो फिर आपने उनको पैसे उधार क्यों दे दिए? सेठ ने मुनीम की बात सुनकर के कहा, मुनीम जी, यह सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है और यह मैंने क्यों किया, ये बात तुम्हें समय आने पर पता चलेगी। और एक बात याद रखना, कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार ही मनुष्य को नया जीवन मिलता है। सेठ की ये बातें सुनकर मुनीम को समझ कुछ नहीं आया। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी एक ठग ने कहा, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अगले जन्म की बात सुनकर सेठ हमें पैसे ही नहीं देगा, लेकिन उस बेवकूफ़ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में भला यह उधार कौन चुकाएगा। उसकी बात सुनकर दूसरे ठग ने कहा, चलो, हमें इससे क्या लेना देना, हमारा तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब किसी दूसरे गांव में चलते हैं और कुछ दिन आराम से गुजारते हैं। दोनों को चलते चलते काफ़ी समय हो गया था, रात होने वाली थी। दोनों ने सोचा कि रात होने वाली है, किसी के घर में रहने के लिए जगह ढूंढी जाए। यह सोचकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो घर एक किसान का था। किसान बाहर आया। सफ़ेदा ने किसान से कहा, भाई, हम दोनों परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। जब किसान ने उनकी ये बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी आपके रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ। ये कहकर किसान ने अपने घर के आंगन में उनके लिए चारपाई बिछा दी और उनको कहा, अगर आपको खाना खाना हो तो मैं आपको खाना भी खिला सकता हूँ। उन दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, हमें खाना नहीं खाना है, सिर्फ आराम करना है। हमें आपने रुकने के लिए जगह दी, बस इतना ही काफ़ी है। दोनों ठग काफ़ी थके हुए थे, इसलिए वो जल्दी ही सो गए। अचानक आधी रात के समय नीला को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। नीला वो आवाज़ सुनकर डर गया और उठकर बैठ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सफ़ेदा को उठाया और सारी बात बताई। दोनों बहुत ध्यान से उन आवाज़ों को ध्यान लगाकर सुनने लगे। उन्हें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। हाँ, थोड़ी दूर पर दो बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गए। असल में ये आवाज़ उन दोनों बैलों से ही आ रही थी, जो मनुष्य की तरह ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देख कर के सफ़ेदा बोला, बैल और मनुष्य की तरह बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर नीला ने कहा, भाई, यह देखकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सच ही है कि दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर दोनों उन बैलों की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। दोनों बैलों में से एक बैल ने कहा, मित्र, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। पहले बैल की बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मित्र, मैं भी तुम्हें यही कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी बात सुनकर दूसरे बैल ने कहा, वो इसलिए, अपना जो मालिक है उससे मैंने पिछले जन्म में कर्ज लिया था, लेकिन मैं पिछले जन्म में उसके कर्ज के पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए महीनों से उसके घर में उसकी बैलगाड़ी में जुत रहा हूँ और कर्ज को चुका रहा हूँ। कल मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा और सुबह ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, मेरी भी यही कहानी है दोस्त, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया और तुम्हें कल छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में अभी और दुख झेलना बाकी है। कल एक आदमी आए जो मुझे किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे दुख सहने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें क्यों लेकर के जाएगा? उसकी बात सुनकर के बैल ने कहा, यही मेरा भाग्य है, तभी तो हमारा मालिक उससे कर्जा लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है।
कल वो आदमी आकर अपने पैसे मांगेगा और किसान के ना दे पाने के कारण मुझे अपने साथ डंडे मारता हुआ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर पहला बैल बोला, तब तो काफ़ी मुश्किल वाली बात है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। ये सुनकर दूसरा वाला बैल बोला, मुझसे हमदर्दी मत करो भाई, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए मुझे इस जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर पहला बैल बोला, ठीक कहते हो दोस्त, खैर छोड़ो हमारी बातों को, मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या फिर मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन आदमियों पे होता है जो आज किसान के मेहमान बनकर आए हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा बैल बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उन दोनों लोगों ने ऐसा क्या किया है? बैल की यह बात सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वो ध्यान से सुनने लगे। दूसरा बैल बोला, उन लोगों ने क्या किया है? पहले ने कहा, तुम यह पूछो कि उन लोगों ने क्या नहीं किया है। वो दोनों व्यक्ति ठग हैं और अब तक न जाने कितने लोगों को ठग चुके हैं और इस समय एक नगर के सेठ को ठग करके उससे कर्जा लेकर आए हैं। ये बात सुनकर दूसरा बैल बोला, इसका मतलब उन दोनों को सेठ का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में उनका गधा बनना पड़ेगा। उन बैलों की बातें सुनकर के ठगों के होश उड़ गए और उनमें से एक ठग ने कहा, सुना दोस्त, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। उसकी बात सुनकर दूसरा ठग बोला, हाँ, और ये भी सुना कि हमें भी कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। ये बात सोचकर ही दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्होंने सोचा कि अब हम सेठ का कर्जा अपने सर के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम वापस कर देंगे और बाकी जीवन लोगों की सेवा में गुजारेंगे, जिससे कि हमारे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। ये सोचकर दोनों ने तय किया कि वो सुबह होते ही वापस सेठ के पास जाएंगे और उसको उसके पैसे वापस कर देंगे, साथ ही ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे, मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद दोनों ठग सो गए, पर सोने के बाद भी उनको चैन नहीं आया। उन्हें सपने में भी वो दोनों बैल ही दिखाई दे रहे थे। सुबह किसान के रोने की आवाज़ से उन दोनों की नींद खुली। वह दोनों जल्दी से उठे तो उन्होंने देखा कि बैल सचमुच मर गया था और किसान जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर दोनों ठग समझ गए कि वो बैल बिल्कुल सच कह रहे थे। उनमें से एक बैल तो मर गया और वह अपने मालिक के पिछले जन्म का कर्ज से मुक्ति पा गया। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि तभी किसान के घर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा कि मेरा कर्जा तुमने अभी तक नहीं चुकाया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने कहा, भाई मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा, मेरे बैल मत ले जाओ। देखो मेरा एक बैल पहले ही मर चुका है, मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं की और दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। दोनों ने उसी समय अपना सारा सामान लपेटा और बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन चलने के बाद दोनों ठग सेठ की हवेली के पास पहुँचे और सेठ से कहा, हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप से बचा लीजिए। सेठ ने हैरानी से उन लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? सेठ की बात सुनकर नीला बोला, सेठ जी आप हमें इतनी जल्दी भूल गए, हम दोनों सफ़ेदा और नीला हैं, कल ही तो हम आपके पास कर्जा लेने आए थे। मुनीर ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, सेठ जी ये तो वही दोनों लोग हैं जो कल आए थे, जिन्होंने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात करी थी। मुनीम की बात सुनकर सफ़ेदा और नीला ने कहा, हाँ सेठ जी, हम अपना लिया हुआ कर्ज वापस करने आए हैं, ये लीजिए मूल के 5,000 और ब्याज के 1 रुपये साथ में, और हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई मैं कर्जा वापसी ऐसे नहीं लेता, मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूँ। तुमने रकम लौटाने का जिस समय वादा किया था, मैं उसी समय ही यह कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, तो अब तो मैं अगले ही जन्म में तुमसे कर्जा वापस लूँगा। सेठ की बात सुनकर सफ़ेदा ने कहा, सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं, भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है?
नीला ने कहा, हाँ सेठ जी, जब हम अभी आपका कर्जा लौटाना चाहते हैं तो फिर अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों का बहुत पक्का हूँ। जब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यह कर्ज अगले जन्म में वापस करोगे तो मैं तुमसे ये अगले जन्म में ही वापस लूँगा। और सफ़ेदा ने सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और बिना पैसे लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों ठग दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करें और इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक महात्मा जी मिले। जब महात्मा ने उन दोनों की परेशानी का कारण पूछा तो उन लोगों ने अपनी सारी बात बता दी और प्रायश्चित करने का एक उपाय पूछा। महात्मा ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए उपाय बताया और कहा, बेटा, यहाँ से 1 मील दूर एक गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें ये कर्जा उतारने का कोई न कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। महात्मा की बात सुनकर वो दोनों आगे चले गए और थोड़ा सफ़र करने के बाद वो एक गांव पहुंचे। ये वही गांव था जिसके बारे में महात्मा जी ने उन्हें बताया था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस गांव में पानी का कोई जरिया नहीं है और ना ही कोई कुआं है, ना ही कोई तालाब। इसलिए वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं। वहां की हालत देख करके सफ़ेदा के दिमाग में महात्मा की कही हुई बात याद आ गई। वो सोचने लगा, अगर यहाँ कोई पानी का स्रोत पैदा कर दिया जाए तो हमारा कर्जा उतर सकता है। यह सोचकर सफ़ेदा ने नीला को अपनी योजना बताई। दोनों पास वाले खेत से 2 कुदाल ले आए और अपने स्थान पर खुदाई करने लगे। वो दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने बाद वहां एक गहरा कुआं खोद लिया। उस कुएं में से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुला करके उस कुएं को पक्का करवा दिया। ये सब करवाने में उनका बहुत रुपया खर्च हो गया। कुआं तैयार हो जाने पर सफ़ेदा ने कहा, अब डंडा लेकर कुएं की पहरेदारी करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पानी के बारे में पता चलेगा तो वो पानी लेने जरूर आएंगे। उसने सफ़ेदा की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, पानी लेने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ जाएं तो मैं उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर दोनों डंडे हाथ में लेकर के खड़े हो गए। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वो बर्तन लेकर के तुरंत वहां पहुंचे। गांव वालों को देखकर सफ़ेदा ने कहा कि इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। दोनों ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कि गांव में पानी की कितनी कमी है? तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा उपकार किया है। सफ़ेदा ने उनकी बात सुनकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि बिलासपुर के सेठ जी का है। हम बिना उनकी इजाज़त के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुमको कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो करके सेठ जी के पास पहुँचे और सेठ जी से प्रार्थना करने लगे, सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ ने जब उनकी बातें सुनी तो वो हतप्रत रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, भाई तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी गांव वालों ने सारी बात सेठ जी को बता दी और फिर कहा कि आप हमें कुएं से पानी लेने की इजाज़त दे दीजिए ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो सके। सेठ जी ने उनकी बात सुनकर कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आपसे किसी ने झूठ बोला है। सेठ की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, सेठ जी आप ऐसा मत कहिए, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ ने फिर कहा, भाई जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो फिर भला मैं आपको पानी भरने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? क्या वो मेरे कहने से तुम्हें पानी भरने दे देंगे? लोगों ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आपके कहने से वो हमें पानी अवश्य भरने देंगे। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को हाँ बोल दीजिए चल के। उनकी बात सुनकर सेठ जी उनके साथ चल दिए। जब सेठ अपने मुनीम को लेकर के उस गांव पहुंचे तो दूर से उन्हें सफ़ेदा और नीला हाथ में डंडा लिए कुएं की रखवाली करते खड़े दिखाई दिए। मुनीम ने उनको देखकर कहा,
सेठ जी, ये तो वही आदमी है जिन्होंने आपसे 5,000 रुपये कर्ज लिया था और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। मुनीम जी की बात सुनकर सेठ भी उनको पहचान गया और बोला, लेकिन इन लोगों ने यहाँ क्या चक्कर चलाया हुआ है। उनके पास पहुंचकर सेठ जी ने कहा, क्यों भाई, यहाँ तुमने क्या चक्कर चलाया है? इस कुएं को गांव वालों को तुम मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? सफ़ेदा ने सेठ की बात सुनकर कहा, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया है सेठ जी, यह कुआं आपका ही है, इसलिए हम आपकी बिना आज्ञा के गांव वालों को पानी नहीं भरने देंगे। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब मैंने कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या ज़रूरत है? सफ़ेदा ने सेठ की बात सुनकर कहा, यह बात ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया है, लेकिन उस कुएं को बनवाने में रुपए तो आपके ही लगे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, मेरे रुपए मतलब? वो कैसे? सेठ की बात सुनकर नीला बोला, सेठ जी वो मैं आपको बताता हूँ। हमने जो 1 महीना पहले आपसे 5,000 रुपये का कर्ज लिया था उसी से हमने ये कुआं बनवाया है। अगर आप ये कह दें कि ये कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों को पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं उस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता और मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वो वादे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में लूँगा। सेठ की बात सुनकर सफ़ेदा ने कहा, तो फिर हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे, चाहे ये लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाएं। सफ़ेदा की हाँ में हाँ मिलाते हुए नीला भी बोला, हाँ सेठ जी, अगर ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके सर ही होगा। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी सेठ जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, सेठ जी हम पर रहम कीजिए। सेठ उलझन में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग जीते और मैं हारा। आज से ये कुआं मेरा हुआ और तुम लोग पानी भरने के लिए बर्तन ले आओ और इसमें पानी भरो। इसके बाद सेठ ने सफ़ेदा और नीला से कहा, ये बात तो ठीक है कि तुमने जिस चालाकी से मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा वापस किया है उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ, लेकिन एक बात की मुझे हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मेरा कर्जा वापस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम पहले मुझे कर्ज के बहाने ठगने के लिए आए थे। नीला ने सेठ जी की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो, हम आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब सफ़ेदा ने सारी बात जो किसान के घर पर हुई थी वो सेठ जी को बता दी और उसका मुनीम भी सारी बात सुनकर हैरान रह गया। सेठ ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, क्यों मुनीम जी, कुछ और जानना है? मुनीम सेठ की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोला। तभी गांव वाले बर्तन लेकर पानी भरने के लिए लग गए और अब पूरे गांव वालों के साथ साथ सेठ भी खुश था। इस घटना के बाद सफ़ेदा और नीला ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। तब गिलहरी कौवे से बोली, अब तुम जाने कि अगर किसी से कर्जा लिया है तो उसको तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुका पाए तो अगले जन्म में चुकाओगे। तब कौवे को ये पूरी बात समझ आ जाती है और वो गिलहरी से कहता है, अब मैं अपना कर्जा जल्दी ही चुका दूंगा, इसको नहीं रखूंगा और किसी को कभी भी मूर्ख नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।